हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आप सभी ने सिलेबस देख लिया होगा। आपके सिलेबस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज से हम साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इवनिंग की क्लास आपकी कंटिन्यू मैथ की रहेगी, तो आप लोग मैथ की क्लास कोई भी मिस मत करिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चंस हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है मापन। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है भौतिक राशियां। भौतिक राशि से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भौतिक राशि कहते किसे हैं? भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक के नियमों को, ठीक है, किसके नियमों को? भौतिक के नियमों को। अब भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे वस्तु का द्रव्यमान है, लंबाई, बल, चाल, घनत्व इत्यादि है। ये सभी राशियां हैं, लेकिन इसमें सदिश राशि, अदिश राशि कौन सी है? तो चलिए अदिश राशि यहाँ पर देखते हैं। अदिश राशि क्या होती है? जिन भौतिक राशियों के निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल यहाँ पर परिमाण होना चाहिए, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। जैसे यहाँ पर चाल, दूरी, द्रव्यमान, ऊर्जा, समय, आवेश, विभव, विद्युत धारा इत्यादि, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सदिश राशियां किसे कहते हैं? जिन भौतिक राशियों के निरूपण के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसमें परिमाण भी है और इसमें दिशा भी है। जैसे इसमें वेग, विस्थापन और बल। बल किस दिशा में लग रहा है, कितना बल लग रहा है। अब वेग किस दिशा में लग रहा है, किस प्रकार का वेग लग रहा है। विस्थापन भी इसी प्रकार से है। ध्यान रखिएगा, सदिश और अदिश राशियों से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मापन की इकाइयां। भौतिक विज्ञान में लंबाई, द्रव्यमान, समय के लिए 3 मूल इकाइयां प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, 3 मूल इकाइयां ही प्रयुक्त होती हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अन्य इकाइयां इन्हें 3 मौलिक इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। तो इसमें इकाइयां कितनी हो जाएंगी? 3 इकाइयां हैं, और जो अन्य 3 इकाइयां हैं यही मौलिक इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। मापन की इकाइयां कितनी होती हैं? 2 इकाइयां होती हैं। एक मूल इकाई होती है, एक उससे उत्पन्न इकाई होती है। जो मूल इकाई होती है उसी से बनी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। मूल इकाई क्या होती है? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र है। मूल का अर्थ क्या होता है? जिसमें स्वतंत्रता हो। जैसे क्या है यहाँ पर? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सभी क्या है? ये मूल इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट है व्युत्पन्न इकाई क्या होती है? जिन भौतिक राशि को 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है, वैसे मूल इकाइयों से निकाली गई माप की इकाइयां व्युत्पन्न इकाइयां कहलाती हैं। ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पर क्या है? बल, दाब, कार्य, विभव के लिए क्रमशः देखिए, बल के लिए यहाँ पर न्यूटन है, दाब के लिए पास्कल है, कार्य के लिए जूल है और विभव के लिए वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है। मापन की प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी पद्धतियां हैं? पद्धति से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एमकेएस पद्धति क्या होता है? एम यहाँ पर क्या है? एमकेएस। इसे यदि हम अलग अलग करें तो एम का मतलब क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। के का मतलब किलोग्राम। एस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, एस का मतलब यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एमकेएस पद्धति क्या होती है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड होता है। इस पद्धति में लंबाई के मात्रक को मीटर में और द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम में और समय के मात्रक को सेकंड में प्रयुक्त करते हैं। इसी प्रकार से ईपीएस यहाँ पर ई क्या है? फुट है, पी पाउंड हो जाएगा, एस सेकंड हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं? ईपीएस को कहते हैं, फुट, पाउंड, सेकंड को कहते हैं। इस पद्धति में जो लंबाई के मात्रक होते हैं, लंबाई को किस में मापा जाता है? फुट में। द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय के मात्रक को सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीजीएस पद्धति। अभी मैंने आपको अलग अलग पॉइंट करके बताए थे। सी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। जी का मतलब यहाँ पर ग्राम हो जाएगा और एस का मतलब यहाँ पर सेकंड हो जाएगा।
इस पद्धति को क्या कहते हैं? फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर हो जाता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में हो जाता है और समय का मात्रक सेकंड हो जाता है। जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसे ऐसे ध्यान रखिएगा, लंबाई की छोटी इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर, द्रव्यमान की छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ग्राम हो जाएगी और समय की छोटी इकाई सेकंड हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह 7 मूल मात्रकों पर आधारित है। जो एसआई पद्धति होती है यह 7 मात्रकों पर आधारित होती है। मूल राशियां कितनी है? मूल राशियां 7 हैं, जिसमें लंबाई किसमें मापते हैं? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं। इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश वर्ष, यह दूरी का मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक होती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? पूछा जा सकता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी कहलाती है, जो लगभग 6 बिलियन मील के बराबर है। जो दूरी है एक प्रकाश वर्ष, जो दूरी है ये किसके बराबर है? 6 बिलियन मील के बराबर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है जब भी आपके एग्जाम होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पार्सेक, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? पार्सेक कहलाती है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी पॉइंट यहाँ पर मिस मत करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी। यांत्रिकी मैकेनिक्स। यांत्रिकी के अंतर्गत पिंडों पर बल का प्रभाव, इससे उत्पन्न गति का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी के अंतर्गत पिंड पर बल का प्रभाव और इससे उत्पन्न गति का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी की 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी है? स्थैतिकी है, गतिकी है, शुद्ध गतिकी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाल वेलोसिटी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल एक क्या है? चाल अदिश राशि है, मीटर प्रति सेकंड होता है और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल यहाँ पर स्पीड हो गया और दूरी यहाँ पर कितनी हो गई? दूरी को d से मेजर करते हैं, समय को t से मेजर करते हैं। t यहाँ पर क्या होगा? समय हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, s बराबर d अपॉन t हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसमें देखिए परिमाण की और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। किस प्रकार का परिणाम है, कितना परिणाम है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसमें परिणाम होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। वेग का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और इसका वेग किस प्रकार का हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है गति, जिसे मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करना ही गति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेखीय एवं घूर्णन गति क्या होती है? रेखीय गति क्या होती है? या तो आप इस प्रकार से सीधी दिशा में चल रहे होंगे या आप इस प्रकार से चल रहे होंगे। एक सीधी दिशा में चलना ही रेखीय गति कहलाती है। घूर्णन गति क्या होती है? जैसे जिस प्रकार आप लट्टू को नचाते हैं तो लट्टू क्या हो जाएगा? एक प्रकार का घूर्णन गति हो जाएगा। लट्टू का अपने ही, मान लीजिए कोई लट्टू है और एक ही अक्ष पर वह घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? घूर्णन गति कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है त्वरण क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
कोई वस्तु गतिमान की स्थिति में है, उसके वेग में परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा समय t हो तब अंतिम वेग v हो जाए तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? वस्तु का त्वरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर u क्या है? प्रारंभिक वेग है, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है और t यहाँ पर समय हो जाएगा, v यहाँ पर अंतिम वेग होगा। v यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। इसे ध्यान रखिएगा, सूत्र से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर a और t का आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a और t का आपस में गुणा हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। अब यहाँ पर a t प्लस यू बराबर कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मंदन डिक्लेरेशन। क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु के वेग में जो कमी आती है, जो वस्तु गति की स्थिति में है उसके वेग में कमी आ जाना क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर आती हुई गाड़ी जो धीरे धीरे होते हुए एक बिंदु पर आकर रुक जाती है, यह मंदन के कारण होती है। जैसे गाड़ी जो प्लेटफॉर्म पर आती है वो एकदम हाई स्पीड से आती है और आते 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 वो एकदम से प्लेटफॉर्म पर रुक जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मंदन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।